नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मोदी जी वापस लौट रहे हैं और आज ही विपक्ष ने पटना में अपना एक पहली महत्वपूर्ण बैठक की और कुछ ऐसा हुआ कि मोदी जी के जो मोदी जी के अनुसार एक बहुत सफल दौरा था अमेरिका का, उस पे विपक्ष की बैठक ने और कुछ किया चाहे न किया, उस पे पानी तो फेर दिया। कारण यह है कि बहुत हाइप था और अगले 1-2 दिन तक केवल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसको कंट्रोल मीडिया कहते हैं, कुछ लोग और मीडिया भी बोलते हैं, वो केवल उसी की खबर सुनाता। लेकिन वो बात पीछे चली गई और आज जब बात सबको, जिसको कहते हैं ना, झक मार के बात तो विपक्ष की मीटिंग की करनी ही पड़ी। विपक्ष का जब ये मीटिंग आज हो रही थी, उससे पहले अगर आपको याद हो, आज अमित शाह भी बहुत गुस्से में थे, कल भी गुस्से में थे कि विपक्ष की मीटिंग क्यों हो रही है, फोटो सेशन है, इत्यादि इत्यादि। और कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये विपक्षी मीटिंग मेढक तौलने जैसी बात है। एक मुहावरा था मेढक तौलने का, मतलब कि इतना विरोधाभास है आपस में कि एक जगह इकट्ठा ही नहीं हो सकते। लेकिन जो भी कहिए, ये क्रेडिट तो नीतीश कुमार को जाता ही, और आज जितने लोगों ने वहां आए उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने ये काम कर दिया है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा बाइंडिंग फैक्टर, इसका जो ग्लू इफेक्ट था, जो इसको बांध के रख रहा था, वो कहीं ना कहीं मुझे 3 चीजें लगती हैं: कांग्रेस, राहुल गांधी और खड़गे जी। इस ऑर्डर में ये तीनों लोगों ने उसमें, मतलब उस सीमेंट को जरूर प्रोवाइड किया, कराया नीतीश कुमार को, जिससे कम से कम इनको एक जगह ले आया। आज का जो इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगता है, वो एक इम्पोर्टेंस ये थी कि एक समय ऐसा था, अगर आपको याद हो, जब राहुल गांधी से बहुत से लोगों को दिक्कत थी। लेकिन आज इस पूरी विपक्ष की मीटिंग का जो केंद्रीय वो था, जिसको लेके, जिसके अगल बगल ताना बाना बना जा रहा था, वो राहुल गांधी। अगर जिसने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा हो, तो नीतीश कुमार जिस तरह से अपना प्रेस को इंट्रोड्यूस करने के बाद राहुल से इंसिस्ट कर रहे थे कि आप पहले बोल दीजिए, क्योंकि उनको ये नब्ज समझ में आ रही थी कि वहाँ के लोग, वहाँ के चाहे प्रेस वाले हों और बाकी लोग भी, सुनना किसको चाहते हैं। तो वो स्पष्ट हो गया था। दूसरा एक काम, और वो भले ही जो एक स्टाइल है लालू यादव जी की, एक तो अच्छा लगा बहुत दिनों बाद लालू यादव जी को लंबी बीमारी से एक तरह से मौत के मुंह से निकल के वापस आए हैं, वो आज थोड़ा अपनी लय में दिखाई दिए। हम लोगों को जब बड़े हो रहे थे तो लालू की जितनी पकड़ आम आदमी की नब्ज पे थी, वो हाल के दिनों में मुझे कोई इंसान का ऐसा नेता नहीं मिला। कुछ हद तक मोदी जी करते हैं, लेकिन मोदी जी वैसी नब्ज नहीं पकड़ पाते हैं। मोदी जी कुछ एक जनरल बातें करते हैं कि ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, लेकिन लालू को नब्ज पता है। लालू जी ने सारी बातें कही और लालू जी ने कहा कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। इशारा ये भी था कि अब मैं फिट हूँ, अब मैं आई एम देयर टू टेक यू ऑन। लेकिन साथ साथ दो चीज़ें उन्होंने कही, और जैसे उनकी अपनी स्टाइल है, एक तो बिहार और झारखंड में इस बार बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल दिन होने वाले हैं, ये साफ जाहिर हो गया। दूसरी एक बात जो लालू जी ने कही अपने अंदाज में, हालांकि उनका अपना अंदाज था, लेकिन लालू जी जब कोई बात करते हैं तो वो केवल आउट ऑफ कफ नहीं होती, उसका एक, अगर आप अर्थ ढूंढने चलिए तो एक अर्थ भी होता है। उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि भाई एक अच्छी यात्रा किया, ये सब किया, फिर उन्होंने हिदायत दी कि अब आप शादी भी कर लीजिए, और फिर उन्होंने कहा आप शादी करिए, हम सब लोग इसके बाराती बनेंगे। राहुल गांधी को अनकहे हुए उन्होंने 2024 के इलेक्शन का दूल्हा एक तरह से घोषित कर दिया, और ये भी घोषित कर दिया कि ये जो जितनी पार्टीज हैं ये उसमें बाराती बन के साथ चलेंगे। मैं उसका इंटरप्रिटेशन ये देख रहा हूँ, क्योंकि लालू जी बहुत सीरियस बात को भी बहुत ही सटल वे में अपने हिसाब से कह जाते हैं। जो इस पूरी मीटिंग का, या इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मीटिंग के अंदर क्या बात हुई ये तो जो नेता ने बताया वही पता लगा, लेकिन बात हुई होंगी। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हाईलाइट थी, मेरे हिसाब से वो अरविंद केजरीवाल की एब्सेंस थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब वहाँ क्यों नहीं रुके? उनके 3-4 लोग वहाँ गए थे, वो थे भगवंत मान साहब थे, संजय सिंह साहब थे, राघव चड्ढा थे, लेकिन ये पूरी पलटन बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए वापस चली गई। अब इसके कई अर्थ हैं। आपके पास जितना भी जरूरी काम हो, ये देश की भविष्य निर्धारण की बात हो रही थी, जहाँ पे और लोग भी अपना काम ही छोड़ के आए थे, और अगर आपको ऐसा काम था तो भगवंत मान जी को छोड़ जाते, या भगवंत मान जी को ऐसा काम था तो आप रुक जाते हैं। लेकिन क्योंकि बाकी मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी ने जब ये मीटिंग
मीटिंग आहूत की थी तो उस समय भी उन्होंने बहुत बहुत स्पेसिफिकली इस बात को प्रेस से भी कहा था और सार्वजनिक रूप से भी कहा था कि इस मीटिंग में हर पार्टी के नेता आएंगे और प्रतिनिधि नहीं आएंगे। प्रतिनिधि थे, साथ आ सकते थे, लेकिन प्रतिनिधियों के लिए ये नहीं था कि प्रेस में आके वो बोलने लगे। तो हर जगह हर जो भी विपक्ष का नेता बोला वो अपनी पार्टी का सर्वे सर्वा जैसे था। तो मेरे ख्याल में इस बात को जैसा जैसा इसको कहते हैं ना सूत्र बताते हैं, तो सूत्र ने ये बात बाहर भी आई है कि उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग के अंदर जब अरविंद केजरीवाल इसको एक इशू बनाना चाह रहे थे कि अध्यादेश पे कांग्रेस जो है वो स्टैंड ले और नहीं तो हम नहीं जाएंगे, और वो शायद उस पर उमर अब्दुल्ला का बहुत स्पष्ट वो था। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि जब 370 लगा था तो आप सबसे पहले राज्य थे जिसने उसको उसका समर्थन किया था। और किसान बिल की भी अगर आपको याद हो, किसान बिल का द फर्स्ट स्टेट जो किसान बिल के को जिसने रेटिफाई किया था वो दिल्ली प्रदेश था। तो अरविंद केजरीवाल साहब 2 कदम आगे 2 कदम पीछे किसके साथ है किसके साथ नहीं है ये तो मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन मुझे ऐसा समझ में आता है कि तो जब प्रेस भी को भी संबोधित कर रहे थे तो उमर अब्दुल्ला का मैं इसलिए कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला एक मुश्किल जगह से आ रहे हैं। कश्मीर का दर्द मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की ने जब बात की तो वो दर्द उभरा। उन्होंने कहा बहुत छोटे राज्य से हैं, 5-6 एमपीज आते हैं हमारे यहाँ से, वो आज भी लद्दाख को अपना हिस्सा मानते हैं। उन्होंने इसलिए 5 नहीं कहा, उन्होंने कहा 5-6 एमपी आते हैं। दूसरी बात मैं ये इसलिए ये कह रहा हूँ कि कश्मीर में उमर ने साफ साफ कहा कि उस जमहूरियत में जहां पिछले 5 साल से प्रेसिडेंट रूल लागू है और आज कम से कम हमें एक मौका तो मिला है कि हम यहाँ बैठ के उस जमहूरियत को वापस लाने की बात कर रहे हैं। उमर का मुझे मैच्योर वो लगा वक्तव्य था। और खास करके अरविंद केजरीवाल की जो ये बात वो बार बार कर रहे थे ना कि अध्यादेश पे एक हो और अध्यादेश पे एक नहीं होंगे। 370 पे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो हड़बड़ाहट दिखाई थी और ऐसा लगा था कि वो बीजेपी के साथ लामबंद हुए हैं, उस बात को भी उमर ने साफ किया। एक सीजन पॉलिटिशियन और एक सीजन प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन का जो वहां वक्तव्य लगा वो मुझे ममता बनर्जी जी का लगा। तीसरी बार चीफ मिनिस्टर हैं, अपने दम पे बीजेपी के उस सारे ऑन स्लॉट के साथ, बीजेपी के उस पूरे जो अगर आपको प्रचार याद हो दीदी वाला, उसके बाद अपने दम पे जीत के आएंगे। और अपने दम पे जीत के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने इस मीटिंग में उन्होंने 3 चीजें कही और अगर वो कही है तो वो ही इस मीटिंग का टेक अवे है, वो पूरी जिस्ट को करता है। उन्होंने कहा कि इस विपक्ष की ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट थी, यहाँ से जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज पहला ये है कि वी आर यूनाइटेड, हम में एकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि एकता के बाद हमारी जो दूसरी चीज है वी विल फाइट यूनाइटेडली, हम साथ ही साथ एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेंगे। हम एकजुट हैं और हम एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेंगे। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अब हम यहाँ से अगली मीटिंग के लिए हम लोग शिमला जाएंगे। शिमला में ये जो मीटिंग है वो खड़गे साहब जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो एक तरह से उसके कन्वीनर है, वो बुला रहे हैं। मैं याद के लिए सिर्फ बता दूं क्योंकि ममता बनर्जी ने एक चीज और याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बिहार की पटना की धरती से ज्यादा एप्रोप्रिएट जगह कोई नहीं हो सकती थी विपक्ष की मीटिंग के लिए, क्योंकि ये वो जगह है। वो याद एक्चुअली 75 की जो इमरजेंसी के अगेंस्ट जो जयप्रकाश नारायण की बात थी और उसके पहले भी बहुत से आंदोलनों की बात थी, लेकिन मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को याद दिला रही थी कि यहीं से वो आंदोलन उठा था जिसने उस समय की जो सरकार कांग्रेस की थी उसके अगेंस्ट नारा लगाया था। आज भी उन्होंने वही चीज याद दिलाई कि आज फिर से बिहार की धरती से इस तरह का नारा उठ रहा है। लेकिन एक कोइंसिडेंस ये है कि ये नारा जब उठ रहा है तो इसका जो सेकंड स्टेप है वो हिमाचल में हो रहा है, शिमला में। और शिमला मेरे हिसाब से कांग्रेस की वो वापसी का पहला कदम था जहां पे कांग्रेस ने बीजेपी के एक ऐसे कैंपेन को जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी इज्जत दांव पे लगाई हुई थी, उसमें शिकस्त देके वहां पे एक पूरी मेजॉरिटी की सरकार बनाई थी। तो बीजेपी मतलब जो यहाँ का इंपॉर्टेंस है विपक्ष के लिए, हिमाचल की इंपॉर्टेंस है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वहीं से कांग्रेस ने 2024 की वापसी का, अगर वापसी होती है, वापसी का पहला कदम चला। उन्होंने एक चीज और ममता बनर्जी ने इंपॉर्टेंट कही जो मुझे ऐसा लगता है हमको आपको किसी को भी ये समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि हमें विपक्ष कहा जाता है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम सब अपने अपने राज्य में एक
आम आदमी द्वारा एक चुनी हुई सरकार चलाते हैं। वी आर इलेक्टेड गवर्नमेंट और हम लोगों के मर्जी से उस सरकार को चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने बीजेपी पे हमला करते हुए कहा कि गवर्नर हाउस से एक ऑल्टरनेटिव सरकार चलती है जो हमें काम नहीं करने देती, और ये बात हर जगह हुई है। ये बात आपने कई राज्यों में देखा, हर राज्य में जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे बीजेपी इस तरह के अड़ंगे लगाती ही लगाती है। मैं एक और बात स्पष्ट ये करूंगा कि वो हो सकता है कि मेरा अपना थोड़ा बायसनेस हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस देश को गांधी का देश ही बनना है, इसको गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे, इस बात को हाईलाइट किया महबूबा मुफ्ती ने। ये सुन के अच्छा लगा। एक ऐसा राज्य जो बहुत छोटा है, एक ऐसा राज्य जिसके हर लीडर को रोज ये परीक्षा देनी होती है कि वो हिंदुस्तानी है, वहाँ की जो बड़ी लीडर पुरानी मुख्यमंत्री अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम अपने मुल्क को, वो राज्य को नहीं मुल्क को कह रहे थे गोडसे का मुल्क नहीं होने देंगे, ये गांधी का मुल्क है। एक चीज मैं और कहूंगा कि जो महबूबा मुफ्ती ने बड़ी बात कही, जो एक नया आजकल मोदी जी की और भाजपा की एक बात वो है कि नेहरू जी की हर बात को खराब करना, नेहरू जी को डिमीन करना, उनके बारे में अपशब्द कहना। उन्होंने याद दिलाया कि ये उस सूबे से आ रही हैं जिसने नेहरू के भारत से हाथ मिलाया। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके रिटोरिक नहीं है, ये मन से निकली हुई बातें। मैं एक उद्धव ठाकरे ने भी अपनी बात को एक कहा, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे के लिए भी एक ऐसे मंच पे आना जो प्राइमरली आज तक आप उस विचारधारा के लोगों के साथ अगेंस्ट में थे। उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि ये देश एक है, हम लोगों के आपस में भिन्नता हो सकती है, हम लोगों के आपस में अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो ये हम सबको याद रखना चाहिए कि देश एक है और इसलिए हम मिलके ही लड़ेंगे। उमर ने ये बात कही दी थी कि सबसे बड़ी खबर ये बनेगी, ये खबर नहीं बनेगी कि इतने विपक्षी पार्टी एक जगह बैठ के बातचीत की। उनका कहना यह था कि कल मीडिया को वो मुखातिब होते हुए कह रहे थे कल आप सब लोग ये याद दिलाएंगे कि कौन नहीं आया। वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर उनका निशाना तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल को कुछ कुछ याद दिला रहे थे। बाकी वहाँ विपक्ष के सारे लोगों ने कुछ कुछ बोला। डी राजा साहब थे, उमर साहब थे, येचुरी साहब थे और अखिलेश यादव जी भी बोले। मेरे हिसाब से अखिलेश यादव जी ने ठीक बोला क्योंकि शॉर्ट वो अभी कोई उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि हम सब लोग साथ हैं और साथ लड़ेंगे। कैसे क्या लड़ेंगे उसका क्या नट एंड बोल्ट होगा ये अभी क्लियर नहीं है, ये बताया जाएगा। इस विपक्ष के उसको मैं चलते चलते इतना सिर्फ कह दूं कि इस विपक्षी जो बात हुई है, जो एकता की आज मीटिंग हुई है, वो सार्वजनिक रूप से अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के बाकी सारे हिंदुस्तान के विपक्ष ने ये कहा है कि वो उनको एक साथ एकजुट होकर के बीजेपी सरकार को हराने का काम 2024 में करना है। मैं एक और चीज उमर और महबूबा मुफ्ती को मैं इन लोगों से ज्यादा पॉइंट इसलिए दे रहा हूं कि शायद उनको इस लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी और जमहूरियत का प्राइस हमसे ज्यादा पता है, क्योंकि उनके लिए वो बहुत मुश्किल चीज है उनके लिए। क्योंकि उमर ही ने आने वाले जो 4-5 चुनाव हैं राज्यों के, उसका नाम लेके बताया कि 2024 से पहले एक सेमीफाइनल है और उस सेमीफाइनल को भी हम लोगों को एकजुट होकर जीतना है। ये बड़ी बात थी और कि इसमें वो है। मुझे लगता है कि अब मोरलेस लाइन ड्रॉ हो रही है। अभी भी केवल अरविंद केजरीवाल साहब की लाइन अभी साफ नहीं है क्योंकि उनके यहाँ से ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। अब अरविंद केजरीवाल साहब क्या निर्णय लेंगे ये तो वही बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शिमला की मीटिंग आते आते ये कुछ चीज़ें भी काफ़ी साफ हो जाएंगी। मैं चलते चलते एक बात बता दूं, आज मैंने शाम को लाइव नहीं किया है, कल मैं 1 से 2 भी लाइव करूंगा और 5 से 6 भी करूंगा, क्योंकि एक मोदी जी की विजिट है और एक विपक्षी एकता पे और डिटेल से और लोगों के साथ चर्चा हो जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।